नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम टेक्निकल हेल्पर 2018 के 25 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खालिस्तान का सीधा अनुपाती होता है। दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण। तो जैसा कि आपको पता है कि जो विक्षेपक बल आघूर्ण होता है वो मूविंग आयरन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और जो हमारे पीएमएमसी प्रकार के यंत्र होते हैं उसमें सिंपल धारा के समानुपाती होता है। तो यदि बोलता पीएमएमसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है तो धारा के समानुपाती, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो मूविंग आयरन मतलब एमआई प्रकार के में, तो ये होगा धारा के वर्ग के समानुपाती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी, करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, जिन दोस्तों का आंसर सी आया है तो वो जवाब आप लोगों का सही है। दोस्तों, आप लोग आंसर को कमेंट करते रहना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी में एक वाट मीटर के रूप में कार्य कुशलता के साथ कार्य करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों को पता नहीं है उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के सभी ऑप्शन के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जो पीएमएमसी प्रकार के यंत्र होते हैं, पीएमएमसी यंत्र का उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है। पीएमएमसी यंत्रों का उपयोग केवल डीसी के लिए और इंडक्शन प्रकार के यंत्रों का उपयोग केवल एसी के लिए किया जाता है। बाकी अन्य सभी प्रकार के यंत्रों का उपयोग एसी तथा डीसी मापन में किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि टैकोमीटर से हम गति को मापते हैं, पायरोमीटर से ताप को मापते हैं, क्लैंप मीटर से हम ऑनलाइन धारा को मापने का काम करते हैं। जो डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र होते हैं वो एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के परिपथ में शक्ति मापन के लिए काम में आते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों बी होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत प्यारा सा और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है एक खालिस्तान परिपथ कहलाता है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में जो प्रतिरोध है उसका मान अनंत है, और आपको पता है कि I बराबर होता है V/R। जब दोस्तों प्रतिरोध का मान अनंत होगा तो 1/अनंत बराबर होता है 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस परिपथ का प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें धारा 0 होगी, और धारा 0 होने का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों ओसी। ओसी का मतलब होता है ओपन सर्किट, मतलब खुला परिपथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ओपन सर्किट। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मैगर को खास तौर पर खालिस्तान को मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, मैगर के साथ में 2 और छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे कम मान के प्रतिरोध को, तो कम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं वो होता है दोस्तों केल्विन द्विसेतु, या अंग्रेजी में बोलते हैं केल्विन डबल ब्रिज। और मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं वो होता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, तथा बहुत उच्च मान के प्रतिरोध को मापने के लिए जो युक्ति काम में आती है वो युक्ति होती है मैगर। मतलब मैगर की सहायता से हम
बहुत उच्च मान के प्रतिरोध को मापने का कार्य करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा, अर्थात बहुत उच्च मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम मैगर नाम की युक्ति काम में लेते हैं। तो दोस्तों 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तुम आंसर कमेंट भी करते रहो, और जो दोस्त अपने इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और जो दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को सभी अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल है और बहुत आसान सा और छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रखा है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, समांतर क्रम में आप जानते हो कि 1/RT बराबर होता है 1/R1। तो R1 का मान कितना हो जाएगा? 10। R2 का मान कितना है? 20। और R3 का मान कितना है? 40। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। हाँ जी दोस्त, जल्दी से आप लोग इसे हल करो और हल करके मुझे बताइए। हाँ जी, और जिनसे नहीं हो रहा है वो देख लो बोर्ड पे। देखो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 40। तो 10 को 40, तो इसका कितना आया? 4। 20 दूनी 40, इसका कितना आया? 2। और इसका कितना आया? 1। तो 7/40। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दोस्तों 5.71 के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर आएगा दोस्तों सी, और वो आंसर आएगा 5.71। अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर 10, 20 और 40 का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 5.71 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो मेरे प्यारे दोस्त सुन लीजिए, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। तो इन दोनों मिश्र धातुओं का उपयोग हम मल्टीप्लायर के रूप में और रजिस्टर बनाने के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा मैग्नीन है और जो कॉन्स्टेंटन है, दोनों का ही प्रतिरोध ताप गुणांक 0 के समीप होता है। तो जब प्रतिरोध ताप गुणांक 0 के समीप होगा तो प्रतिरोध में जो ताप के साथ में बहुत कम परिवर्तन होगा। इसलिए हम रजिस्टर बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन और एलॉय मिश्र धातु काम में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, निम्न ताप गुणांक। ओके, हाँ जी दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खालिस्तान अत्यधिक प्रतिरोधों के मापन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जो बिजली के केबल के इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बात की थी कि हमारे जो केबल का इंसुलेशन है वो प्रतिरोध उच्च होता है, और उस उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम मैगर काम में लेते हैं। दोस्तों जो ये मैगर होता है वो बनता किससे है? तो ये ओम मीटर की सहायता से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर हो जाएगा मेगा ओम मीटर, या मेगा मीटर की सहायता से हम किसका निर्माण करते हैं? मैगर की सहायता से। जब मैगर नहीं आए तो मेगा ओम मीटर इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? मेगा ओम मीटर। ओके, हाँ जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को खालिस्तान ट्रांसफॉर्मर माना जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव ट्रांसफॉर्मर या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि परिपथ में वोल्टेज को कम करके और विद्युत मापन में
मदद करता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, हाँ जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो रिएक्टिव पावर क्या होगी? तो सुन लीजिए भाई एक बार गौर से कि रिएक्टिव पावर क्या होता है। कि रिएक्टिव पावर को दर्शाते हैं हम Q से, और Q बराबर होता है VI साइन थीटा। जब शक्ति गुणांक का मान 1 दे रखा है, अर्थात जब कॉस थीटा का मान 1 दे रखा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0। इसलिए रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। तो जब किसी परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होता है तो इसका मतलब वो परिपथ किसी प्रकार की रिएक्टिव पावर काम में नहीं ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सुनिए दोस्तों कि गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल क्या है? मतलब बिजली का जो हम हीटर काम में लेते हैं, उस हीटर में जो हम कुंडली लेते हैं वो किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों कुंडली के लिए जो मटेरियल हम काम में लेते हैं वो मटेरियल होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो कि निकिल तथा क्रोमियम से बनी हुई होती है, जिसकी प्रतिरोधकता जो हमारी सामान्य धातु है उनसे ज़्यादा होती है। इसलिए उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा प्रवाहित होने पर वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए बिजली के स्टोव में हम बेस मटेरियल के रूप में नाइक्रोम धातु काम में लेते हैं, जो कि एक मिश्र धातु है जो कि निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर बनी हुई होती है। हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, बहुत गौर से पढ़ना आपको क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर कोई पंखा भनभनाट की आवाज़ के साथ चलता है तो खालिस्तान की वजह हो सकती है। आप देख रहे हो कि मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास में फ़ैन है घर में, और फ़ैन चल भी रहा है लेकिन क्या कर रहा है? आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका प्रारंभिक कारण यही हो सकता है कि उसकी जो बेयरिंग अर्थात जो बुश बेयरिंग्स जो उसमें लगी हुई है, उन बेयरिंग में किसी प्रकार का कोई दोष आ गया, अर्थात हमारी बुश हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर होगा दोस्तों बी, कि बुश ख़राब हो जाने की वजह से हमारा पंखा है वो भनभनाट की आवाज़, हमिंग की आवाज़ करता है। चलो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आप लोग कमेंट भी करते रहा करो कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपके कमेंट भी देखता रहूं। ठीक है, और जो प्यारे दोस्त नए हैं वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली मैं आपके इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। कभी मैं आपके लिए कुछ थ्योरेटिकल सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो कभी आपके लिए जैसे कि लास्ट ईयर का पेपर लेकर के आ गया हूँ। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो दोस्त मैं इस सीरीज़ को बहुत लंबी लेकर के चलूँगा। आप जितनी कोशिश हो सके अधिक से अधिक विद्यार्थी इस सेशन में जुड़ने की कोशिश करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ जी, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन का मतलब क्या कारण है कि हम पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं? तो हम यूँ कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा पंखा है उसको हम सामान्यतः कौन सी सप्लाई देते हैं? सिंगल फेज की सप्लाई। और सिंगल फेज की सप्लाई के कारण जो बलागुण पैदा होता है वो कैसा होता है? पल्सेटिंग। तो शुरुआत में बलागुण क्या पैदा होगा? 0, जिससे कि हमारा पंखा नहीं घूमेगा। तो हमारा पंखा घूमे भी तो पंखे को गति प्रदान करने के लिए, घुमाने के लिए शुरू में इसमें हम क्या लगा देते हैं? एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर में वोल्टेज और धारा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान होता है तो दोस्तों हमारे पास में आरएमएफ उत्पन्न होता है, मतलब
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे हमारा जो पंखा है वो गति करना प्रारंभ कर देता है। तो पंखे को लगाने का एक ही प्रयोजन है कि धारा और वोल्टेज के बीच में फेज शिफ्ट प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों सी, फेज शिफ्ट प्रदान करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूने की मोटाई से खालिस्तान को विभाजित करके गणना की जाती है। तो पहला वर्ड तो हमको ये जानना है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेरे प्यारे दोस्त हिंदी में एक शब्द होता है, उसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों किसी भी जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है उसकी अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता को ही उस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम केवी प्रति एमएम या केवी प्रति सेंटीमीटर या वोल्ट प्रति मीटर में मापते हैं। तो ये एक प्रकार का ब्रेक डाउन अर्थात भंजन वोल्टेज है। उसके बाद में हमारा कुचालक पदार्थ कुचालक का गुण खो देगा और चालक बन जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके आधार पर डिसाइड की जाती है? उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज के आधार पर डिसाइड की जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा दोस्तों ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे। चलिए, हाँ सभी लोग लाइव भी जुड़ते रहना। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में खालिस्तान का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डीसी उपकरणों के शंट के लिए क्या काम में लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। तो हाँ जी, देखते हैं किस किस का सही आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट करो आप सभी लोग। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, डीसी उपकरणों में हम शंट के रूप में जो मिश्र धातु काम में लेते हैं वो मिश्र धातु होती है दोस्तों मैग्नीन। मैग्नीन एक मिश्र धातु है जो कि मैग्नीज, तांबा तथा निकिल के संयोग से बनी हुई होती है। इसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो 84% होती है और जो मैग्नीन की मात्रा होती है वो 12% मैग्नीज की और 4% निकिल की मात्रा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त जो शंट है डीसी उपकरणों में बनाने के लिए हम जो चीज़ काम में लेते हैं वो होती है मैग्नीन। ठीक है, हाँ जी, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। जो हमारी मशीन्स होती है, जो डीसी मशीन है, या तो वो डीसी जनरेटर हो सकता है या डीसी मोटर हो सकता है। तो डीसी जो मशीन है उसके जो कम्यूटेटर होते हैं, कम्यूटेटर क्या करता है कि डीसी जनरेटर में अंदर की एसी को बाहर डीसी में बदलने का काम करता है। तो हमारा क्या उद्देश्य है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में? तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में हम इंसुलेटर के रूप में जो मटेरियल काम में लेते हैं वो लेते हैं माइका। तो दोस्तों माइका एक खनिज पदार्थ है जो कि कानों से खोदकर निकाला जाता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक इंडिया में पाया जाता है और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और राजस्थान में भीलवाड़ा में बहुतायत में मिलता है। इसलिए भीलवाड़ा को हम अभ्रक नगरी भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा माइका, जिसे हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं हम? अभ्रक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों अभ्रक। ठीक है दोस्तों, हाँ बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। आप लोग सभी साथ साथ में रिप्लाई भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम खालिस्तान की दिशा को पहचान करने में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, तो इसमें लिखा हुआ है फ्लक्स के लिए, जनरेटर में घूर्णन के लिए, मोटर में करंट के लिए, और डी में लिखा है उत्पन्न ईएमएफ के लिए। तो एक बार गौर से सुनना दोस्तों कि वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने हमें दो नियम दिए थे, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और दूसरा है फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम। आज मैं इसके बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि फ्लेमिंग का जो नियम है वो ये कहता है कि चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा दोस्तों डी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। सभी लोग कमेंट भी करते रहें और जो नए बच्चे हैं उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक भी कर दें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 एक न्यूमेरिकल है। ध्यान रखना भैया, ये जो आपके लिए मैं न्यूमेरिकल सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, जो ये क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यूँ लगा लो 20 से 30% क्वेश्चन तो वो होते हैं जो पिछली 3 या 4 साल में पेपरों में आए हुए हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ये सीरीज़ पूरी करवाऊँ। चाहता हूँ कि मैं 18 के 18 टेक्निकल हेल्पर के पेपर करवाऊँ और डीएमआरसी के भी पेपर आपको करवाऊँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का, हाँ क्या जवाब आया किसी का? हाँ जी बताइए फटाफट से। चलो 230 वोल्ट पावर सप्लाई और 100 ओम के सीरीज में समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक करंट क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास में वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट और यहाँ पर मैंने लगा रखा है ये 100 ओम का प्रतिरोध और पूछना चाह रहा है कि धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों धारा क्या होती है? I बराबर V बटा R। तो मुझे बताओ कि V का मान कितना है? 230 और R का मान कितना है? 100। 100 का मतलब कितने अंक छोड़ के भाग लगाना है? 2 अंक छोड़ के भाग दशमलव लगानी है। तो 230 में 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 2.3। तो दोस्त जिनको समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए कि मेरे पास में है वो 230 वोल्ट है। ठीक है, 230 वोल्ट को कहाँ पर लगा दिया? एक प्रतिरोध में, और वो प्रतिरोध कितना है? 100 ओम का। पूछना चाह रहा है धारा, और धारा क्या होती है दोस्तों? धारा क्या होती है? V बटा R। तो V का मान 230 और R का मान 100। तो 230 में 100 का भाग लगाते हैं तो 2.3 एम्पियर आंसर आएगा। तो 17 का आंसर होगा दोस्तों B। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कहना चाह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल होते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर का तात्पर्य दोस्तों ये है हिंदी में अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाँ जी, अर्ध तरंग जो दिष्टकारी होता है दोस्तों उसमें केवल एक डायोड आता है, और जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है उसमें दो संरचना होती है, एक तो सेंटर बिंदु वाली और एक होता है ब्रिज प्रकार का। तो जो सेंटर टेप होता है उसमें 2 काम में लेते हैं और जो ब्रिज वाला होता है उसमें 4। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? केवल एक होती है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए, जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है प्रेरित वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, तो आप जानते हो कि E समानुपाती होता है फाई इंटू एन। तो जैसे जैसे जनरेटर की गति बढ़ेगी तो उत्पन्न वोल्टता का मान भी क्या करेगा? बढ़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ए आंसर होगा। क्लियर है सभी दोस्तों को? हाँ जी, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहना चाह रहा है कि कौन से जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज बढ़ा सकता है? अर्थात ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व, और अवशिष्ट चुंबकत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो कौन सा जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा? तो आपको पता है दोस्तों
सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं, स्व उत्तेजित होते हैं, वो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना कार्य नहीं करते हैं, जैसे श्रेणी संट और कंपाउंड जनित्र। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसमें फील्ड को हम अलग से सप्लाई देते हैं, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी, कि सेपरेटली एक्साइटेड बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है सभी दोस्तों को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ कि उच्च आवृत्ति पर सबसे बेहतर करने वाला बाईपास कैपेसिटर का प्रकार क्या होगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जो सेरेमिक है, वो सेरेमिक के कैपेसिटर होते हैं, उनका उपयोग हम बाईपास कैपेसिटर के रूप में सबसे अधिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा दोस्तों सी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो जो सेरेमिक के कैपेसिटर होते हैं, इनका उपयोग हम उच्च आवृत्ति के जो परिपथ होते हैं, उनमें हम बाईपास कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए, हाँ जी, जल्दी से सभी लोग जवाब करो। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो सकता है? देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। हाँ जी केदार जी, जल्दी कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, यस। हाँ, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत सबसे कम होता है। तो दोस्तों, हम कैपेसिटर बहुत अलग अलग टाइप के बनाते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर, जैसे कागज़ कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है एक प्रकार का ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी तो उच्च होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट समय के लिए काम करता है। अर्थात एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, एक शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर होता है, बहुत कम समय के लिए काम करता है। इसकी तुलना हमारे राष्ट्रीय पशु टाइगर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए काम करता है। उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, उसकी क्षमता उच्च होती है, जैसे 100 माइक्रोफेरड, 200 माइक्रोफेरड, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए काम करता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम एज ए स्टार्टिंग कैपेसिटर की भांति काम में लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा दोस्तों ई। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ टाइम होती है, वो थोड़ी सी कम होती है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश के लिए कौन सा व्यंजक प्रदर्शित किया जाता है? तो मैंने बोला था कि कैपेसिटर के द्वारा जो संचित आवेश होता है, उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती हटाएंगे तो उसकी जगह एक स्थिरांक आएगा, और वो स्थिरांक है सी। तो Q बराबर हो जाएगा दोस्तों CV। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बिना लोड पर DC सीरीज मोटर की चाल खालिस्तान होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कि सीरीज मोटर में जब तक कोई लोड नहीं जोड़ेंगे तो धारा का मान क्या होगा? बिल्कुल शून्य के समीप, जिसके कारण फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य के समीप। और जब हम जानते हैं कि n समानुपाती क्या होता है? 1/5। जब फ्लक्स शून्य होगा तो हमारी गति क्या होगी? अनंत की ओर होगी। यही कारण है कि श्रेणी मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोड के बिना स्टार्ट करते हैं तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात अनंत की ओर बढ़ जाती है, जिससे कि वह जिस स्ट्रक्चर पर लगी हुई है उस स्ट्रक्चर को भी उखाड़ सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ई, अर्थात अनंत होगा। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख रहे हो। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? कि अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा का मान खालिस्तान के समान होता है। क्वेश्चन को बहुत गौर से करना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में
एक ही कंडीशन होती है एक्स एल बराबर एक्स सी, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब धारिता प्रतिघात के मान के यदि बराबर होगा तो ही कौन सी स्थिति आएगी, अनुनाद की स्थिति होगी। तो प्रेरक प्रतिबाधा का मान कैपेसिटर की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिबाधा के मान के बराबर होगा तो ही ऐसा होगा। अर्थात 25 में क्या होगा कि प्रेरक की प्रतिबाधा जब कैपेसिटर की प्रतिक्रिया या प्रतिबाधा के बराबर होगी तो ही अनुनाद की कंडीशन आएगी। इसलिए 25 नंबर का आंसर क्या आ रहा है आपके सामने, सी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों DMRC में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे उपयोगी क्वेश्चन। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें और जल्दी से जवाब करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, जवाब कीजिए, जल्दी कीजिए जवाब। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अगर आपूर्ति की आवृत्ति का मतलब सप्लाई की आवृत्ति से है, कम कर दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्शन मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। किसकी बात करना चाह रहा है, एक्स सी, और आप जानते हो कि एक्स सी होता है 1/f। तो जब आवृत्ति ज़्यादा होगी तो एक्स सी क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत्ति क्या है, कम है, इसलिए एक्स सी का मान बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आवृत्ति कम होगी उस समय कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कम नहीं कर रहा था, ये डायरेक्ट आधा कर रहा था। इंग्लिश में देखोगे तो इसमें लिख रहा था कि आवृत्ति को आधा करेंगे। जब आवृत्ति को आधा करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंस है वो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 26 में करेक्शन है। इंग्लिश में लिखा था कि द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, तो क्वेश्चन में था फ्रीक्वेंसी को आधा करने की बात। इसलिए ध्यान रखना आवृत्ति को क्या किया गया है, आधा। तो जब आवृत्ति आधा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जर्मेनियम डायोड की हास क्षीणता परत पर वोल्टता होती है। ये डिप्लीशन लेयर की वोल्टता बता रहा है, अवक्षय परत की वोल्टता बता रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन का डायोड होता है उसके लिए होती है ये वोल्टता 0.7 वोल्ट, और ये जो जर्मेनियम का डायोड होता है उसके लिए होती है 0.3 वोल्ट। तो आंसर जर्मेनियम के लिए कितना आ जाएगा, 0.3 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। हाँ जी, आज के वीडियो में तो आपको मज़ा आ रहा होगा बहुत, क्योंकि इसमें तो आपके एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको गौर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर तुम्हारे स्तर पे नहीं पूछता है, फिर भी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमको बताना उचित बनता है। वो बोल रहा है कि वह बिंदु जिस पर लोड लाइन IB प्रतिच्छेद करती है खालिस्तान कहलाता है। इस क्वेश्चन का जवाब तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। देखो IB के ब्रैकेट में लिखना है सेट, ये सेट नहीं, सेट का मतलब सैचुरेशन, और सैचुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी का अधिकतम लेवल। तो ध्यान रखना लोड लाइन पे जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो सैचुरेशन पॉइंट को डिपेंड करता है, सैचुरेशन पॉइंट को इंगित करता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हाँ जी, तो हाँ जी कौन कौन से लोगों का आंसर सही है आ रहा है क्वेश्चन नंबर बी का। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग एक बार शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों में। चलो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कहना चाह रहा है कि निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस कहा जाता है। बहुत छोटा और आसान क्वेश्चन दोस्तों। यूनिवर्सल बायस का क्या मतलब है कि आदतन जिस बायस का उपयोग हम लगातार करते हैं, तो दोस्तों ये वोल्टेज डिवाइडर बायस, जैसे कि मैं थ्योरी में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को कि वोल्टेज डिवाइडर जो बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, इसका जो बायस स्थिरीकरण होता है वो सबसे अधिक होता है
इसलिए यूनिवर्सल बायस के रूप में हम वोल्टेज डिवाइडर बायस को काम में लेते हैं। चलो आज की क्लास के लिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद में आज की क्लास को अपन स्टॉप कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30, नॉन साइनोसॉइडल मतलब, नॉन साइनोसॉइडल का मतलब इस प्रकार की तरंग का प्राप्त ना होना, तो उसके लिए कौन सा ऑसिलेटर काम में लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, नॉन साइनोसॉइडल जैसे कि कुछ इस प्रकार की तरंग प्राप्त हो रही हो, कुछ इस प्रकार की तरंग प्राप्त करने के लिए हमें ऑसिलेटर काम में लेते हैं, और वो ऑसिलेटर होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई ख़तरनाक, ये वही है जो तुम पढ़ते हो कभी, यूजेटी का उपयोग ही हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों बी, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यह एक यूजेटी होता है। ठीक है, चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।